नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों ये हमारा चौथा सेशन है। इससे पहले हम 3 सेशन पहले कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु के क्वेश्चन बैंक वाला बुक से 1275 का जो पीटी था सेकेंड शिफ्ट का, उसका क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं। और दोस्तों हमको अभी सर्दी हो चुका है, गाँव आए हुए हैं, तो अभी जो है आपको हम इस वीडियो में एनालिसिस को बहुत कम पढ़े, नहीं के बराबर पढ़े, जहाँ पर उचित लगाया पढ़े हैं, वरना हम इसको स्क्रीन पर शो करते हैं तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि उसको आप लोग को रोक के ज़रूर पढ़िएगा। और हाँ, एक बात और कि ये पीडीएफ का पासवर्ड मांगते हैं, तो पीडीएफ का पासवर्ड के लिए आपको वीडियो देखना होगा पूरा, और बीच बीच में कहीं कहीं पर पीडीएफ का पासवर्ड बताया गया, उसको नोट कीजिएगा, तब जाके आप पीडीएफ को फाइनली ओपन कर पाइएगा। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं इस सेशन को। आप लोग देखिए, थोड़ा सा आवाज़ में दिक्कत है, इसीलिए ये वीडियो थोड़ा सा छोटा होगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए आज का जो हमारा प्रश्न है, बिहार दरोगा 1275 पोस्ट नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र। ये 17/12/2023 को परीक्षा हुआ और सेकेंड सेटिंग में जो परीक्षा हुआ है उसका ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि एक ठोस शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r है तथा ऊंचाई h है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि शंकु का जो होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl प्लस πr², जिसको शॉर्टकट में देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आप πr को कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचता है, πr इंटू ब्रैकेट के बाद l प्लस r, ये बचता है दोस्तों। लेकिन जानते हैं l बराबर l जो होता है तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक l बराबर होता है r² प्लस h², यानी कि ऑप्शन में जो है यहाँ पर l की जगह पे h² प्लस r² दिया है, यानी कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करके दिया है। दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, πr इंटू r प्लस √h² प्लस r², यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना लैंप विकसित करने के लिए तैयार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, CSIR नीरी। जो CSIR नीरी संस्था है, यही स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना लैंप को विकसित करने के लिए तैयार है। लैंप क्या है यहाँ पर आपको दिया गया है कि ये स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना लैंप का विकास CSIR नीरी के द्वारा किया गया है। CSIR नीरी ने दिल्ली के वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रिड आधारित रणनीति को विकसित किया है। नीरी वर्ष 1958 में भारत सरकार द्वारा नागपुर में स्थापित और वित्त पोषित संस्थान है। इसका उद्देश्य पर्यावरण और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान करना है। पर्यावरण के लिए संस्था दोस्तों नीरी। 3 नंबर प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया। तो दोस्तों 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया, ऑप्शन नंबर सी। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में नागपुर में आयोजित किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को तथा महासचिव HB कामथ को चुना गया था। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी। 1 सितंबर 1942 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखिए। अगला प्रश्न है कि पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था। 18वीं सदी का भारत, अगर आप पढ़े होंगे हिस्ट्री का नोट्स में, मॉडर्न हिस्ट्री में, तो जानते होंगे कि 1849 में जो है पंजाब ब्रिटिश राज के साम्राज्य में इसका विलय हो गया था। चलिए इसकी डिटेल को पढ़ते हैं। ये पंजाब का संपूर्ण हिस्सा 29 मार्च 1849 को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया था इसका, 1849 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग तथा अंग्रेजी सेना का प्रमुख सर ह्यू गफ था। अंग्रेजी सेना ने सितंबर 1845 में मुदकी, दिसंबर 1845 में फिरोज शाह, जनवरी 1846 में वछोवाल और आलीवाल
की लड़ाइयाँ लड़ी, परंतु फरवरी 1846 में हुई शबराओं की लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई। अंग्रेज़ों और सिखों के बीच 9 मार्च 1946 को लाहौर की संधि हुई। भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 को ईस्वी को हुई। इसके तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ। इस समय भारत का गवर्नर जनरल डलहौजी था। हड़प की नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इस सब का जनक डलहौजी ही था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के बीच हुआ था। दूसरी लड़ाई चिनाब नदी किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हो गए। यानी आंग्ल सिख युद्ध दूसरा लड़ाई जो है दोस्तों 21 फरवरी 1849 को लड़ी गई और इस युद्ध में जो है सिख बुरी तरह पराजित हो गए और लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया। दोस्तों आगे देखिए 5 नंबर प्रश्न है, पीपुल हैव सीन वॉल्व्स इन द स्ट्रीट। क्या करना है दोस्तों? तो पैसिव वॉइस चुनना है। एक्टिव वॉइस दिया गया है और हम लोग को पैसिव चूज द एप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस यानी कि पैसिव वॉइस को चूज करना है। कहा है कि पीपुल के द्वारा वुल्फ यानी भेड़ियों को स्ट्रीट में देखा गया है। हैव सीन यहाँ पर देख रहे हैं ना, हैव आ गया तो आपको देखिए आपका जो सही होगा उसमें हैव बीन होना चाहिए। ठीक है, हैव बीन, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो वॉइस में इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हैड बीन दिया है दोस्तों, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी तो कोई हैव बीन की चर्चा ही नहीं है, यहाँ भी हैव बीन है ही नहीं, तो हमारा एक ही सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि वुल्स हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट बाय पीपल। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आइए समझिए आगे क्वेश्चन देखिए कि दक्षिण अफ्रीका साथी लॉयड हैरिस के साथ मलोरका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों आइए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है देख लीजिए, यूकी भांबरी इनका सही आंसर हो जाएगा। डिटेल देखिए इसका, दक्षिण अफ्रीका साथी लॉयड हैरिस के साथ मलोरका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब यूकी भांबरी ने जीता है। मलोरका ओपन 2023 में यूकी भांबरी ने अपने दक्षिण अफ्रीका के साथी लॉयड हैरिस के साथ पहला ATP डबल्स खिताब जीता। यह खिताब, ये लाइन हम लोग को जरूरी याद रखना होगा कि ATP डबल्स खिताब या किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों यह टेनिस से संबंधित है, समझिए, क्योंकि ये करंट अफेयर है तो ये तो क्वेश्चन जरूरी नहीं है हम लोग के लिए, तो बीत चुका है। लेकिन ATP डबल्स खिताब किससे संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैवमंडल भंडार स्थित है? दोस्तों सबसे उत्तरी दिशा में कोल्ड डेजर्ट स्थित है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत की सबसे उत्तरी दिशा में कोल्ड डेजर्ट जैव भंडार स्थित है। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर दिया गया है कितना, इसका जो अक्षांश सब दिया गया है 31 डिग्री 44 मिनट नॉर्थ से लेकर 35 डिग्री 59 मिनट नॉर्थ। नंदा देवी उत्तराखंड में है, मानस असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, ये सब दिए गए हैं। भारत में कुल 18 जैवमंडल भंडार है जो निम्न है। कौन कौन सा जैवमंडल भंडार है देख लीजिए, नीलगिरी तमिलनाडु और केरल और कर्नाटक में है। इसके बाद नंदा देवी उत्तराखंड में है, नोकरेक मेघालय में है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, मानस असम में है, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, डिब्रू साइखोवा असम में है दोस्तों। दिहांग या दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, अगस्त्या मलाई तमिलनाडु और केरल में है, अचान कमार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। इसको अमरकंटक भी कहा जाता है दोस्तों। अमरकंटक या अचान कमार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, कच्छ का हरण गुजरात में है, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है और शेचालम आंध्र प्रदेश में है, पन्ना मध्य प्रदेश में है।
ये कब कब बना है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ये इनका स्थापना कब कब हुआ है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक तो दोस्तों बिहार में ही हो सकता है, तो हमको लगता है 8 का यही होगा। आगे देखते हैं, आइए। बिल्कुल सही हम लोग है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में 1106 यही घनत्व है, और पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर 1028, केरल 860, उत्तर प्रदेश 829 और हरियाणा 573। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दोस्तों बिहार में है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है 17, मिजोरम में 52, सिक्किम में 86, मणिपुर में 115 और नागालैंड में 119, यानी सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश, तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक दिल्ली है, जिसका 11,320 है, और चंडीगढ़ 9,258 दूसरे नंबर पर, और सबसे कम जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह 46 है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल मिला के 300 एवरेज निकाला गया सबका, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व भारत का है। निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है? तो दोस्तों जापान की मुद्रा है येन। यहाँ पे कुछ देश और राजधानी और मुद्रा दिया गया है, पढ़ते हैं। चीन बीजिंग युआन, तुर्की अंकारा लीरा, फिलीपींस मनीला पीसो, क्यूबा हवाना पीसो, बेलीज बेलमोपान डॉलर, डोमिनियन सेंटो डोमिंगो पीसो, डोमिनियन गणतंत्र का सेंटो डोमिंगो और पीसो, होंडुरास का तेगु सिगल्पा और लेम्पीरा, ग्वाटेमाला का ग्वाटेमाला सिटी और क्वाटजाल, फ्रेंच गुआना का कोइनो फ्रैंक, टोंगा का नुको अलाफा पांग, वनातु का पोर्ट बिल्ला वातु, नारू का यारेन डॉलर और तुवालू का फुनाफुटी डॉलर। अगला दोस्तों कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य है विनिमय का माध्यम, यानी कि एक्सचेंज, और मूल्य का मापन दोनों है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। मुद्रा का प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक दोनों है। मुद्रा के प्राथमिक कार्यों को मुख्य कार्य भी कहा जाता है। इन कार्यों के अंतर्गत मुद्रा के उन कार्यों को सम्मिलित किया जाता है जो मुद्रा द्वारा प्रत्येक देश में संपादित किए जाते हैं। मुद्रा के 2 प्राथमिक कार्य हैं। इधर चलिए अब अगले पेज पर देखते हैं और पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मुद्रा के जो 2 मुख्य कार्य हैं यहाँ पर दिए गए हैं। पहला मुख्य कार्य है विनिमय का माध्यम, यानी लेन देन। आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार विनिमय ही है, और विनिमय का कार्य मुद्रा द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान में मुद्रा सबसे अधिक तरल साधन है। प्राचीन समाज में वस्तु विनिमय पद्धति का प्रचलन था, सुने होंगे आप लोग। वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता था। इस पद्धति में प्रत्यक्ष रूप से वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था। अगला दोस्तों है मुद्रा का मुख्य कार्य मूल्य का मापक। मुद्रा मूल्य के मापन की इकाई का कार्य करती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मुद्रा द्वारा मूल्य को मापा जा सकता है। मूल्य को मापने के लिए मुद्रा को प्रयोग करने से अधिक गणना का कार्य बहुत अधिक सरल हो गया है दोस्तों। आइए 11 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है। तो दोस्तों श्रम है। सबसे सर्वाधिक प्रचुरता वाला, यानी जो बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है वही होता है प्रचुरता, वो है श्रम। जानते हैं उत्पादन का जो है 4 साधन होता है दोस्तों, पूंजी, श्रम, उद्यम और एक होता है कृषि। नहीं 11 नंबर प्रश्न दोस्तों कि सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है, यानी कौन सा उत्पादन साधन है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों? श्रम।
श्रम जो है बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ पर देखिए डिटेल पढ़ते हैं इसका। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन श्रम है। श्रम उत्पादन सबसे प्रचुर और सक्रिय साधन है। पूंजी और भूमि जैसे निष्क्रिय कारक उत्पादन शुरू नहीं कर सकते हैं। भारत में श्रम उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक है। यह उत्पादन का एक सक्रिय कारक है जिसके बिना भूमि और पूंजी कुछ भी उत्पादन नहीं कर सकती है। श्रम के अभाव में किसी देश के प्राकृतिक संसाधन अल्प उपयोग में ही रहेंगे। उत्पादन के 4 कारक है दोस्तों, याद रखिएगा, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। उत्पादन के 4 कारक है भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। धन का वह अंश जिसका प्रयोग उत्पादन के लिए किया जाता है उसे पूंजी कहा जाता है। 12 नंबर प्रश्न दोस्तों कि 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है, क्या होती है? C+I। आइए इसको पढ़ते हैं तो तब समझ में आएगा। 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग बराबर C+I होती है। सरकार रहित अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तु की प्रत्याशित समस्त मांग ऐसी वस्तुओं पर किए गए कुल प्रत्याशित उपभोग व्यय और प्रत्याशित निवेश व्यय का योग होती है, अर्थात AD बराबर C+I। समग्र मांग बराबर उपभोग कंजप्शन और प्लस इन्वेस्ट यानी कि निवेश, तो AD बराबर C+I सही हम लोग का आंसर हो जाएगा सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ था समग्र मांग, यहाँ एक थे कि बंद अर्थव्यवस्था में समग्र मांग क्या होता है, तो समग्र मांग बराबर उपभोग व्यय प्लस विनियोग व्यय, एग्रीगेट डिमांड, ये होता है C+I। खुली अर्थव्यवस्था में समग्र मांग बराबर होता है उपभोग व्यय प्लस विनियोग व्यय प्लस सरकारी व्यय। सरकारी व्यय निकलता है निर्यात माइनस आयात से। तो दोस्तों ये सब हम लोग जब पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स को तभी समझ में अच्छे से आएगा। जो बात लोगों से सुनी गई है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उस बात को जनश्रुति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिंदी का प्रश्न है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है जनश्रुति। जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहा जाता है। एक प्रकार का संपत्ति कर होता है जजिया कर, आप लोग सुने होंगे। एक खास आदिवासी समूह होता है जनजाति। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो हिटलर का जो जन्म था वह व्रीनाई में हुआ था। व्रीनाई याद रखना है। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के व्रीनाई वाराउनाउ में हुआ था। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। 1919 में हिटलर जर्मनी वर्कर्स पार्टी नामक संगठन से जुड़ा। इस पार्टी को उसने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया। बाद में यह पार्टी नाज़ी पार्टी के नाम से जाना गया। नाजी पार्टी, वहाँ नाज़ी लिखा है। 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर नियुक्त हुआ। हिटलर 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में एक साम्राज्य, एक नेता का नारा देकर मिला लिया। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारक के सिद्धांतों पर आधारित थी। नाज़ी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ था। 4 साल बाद इस संगठन को हिटलर यूथ नाम का नया नाम दिया गया। हिटलर की आत्मकथा का नाम मीन कैंप है। हिटलर का आत्मकथा मीन कैंप। दोस्तों इस पेपर में हमको लगता है इकोनॉमिक्स से ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। 15 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाले क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र कहलाते हैं दोस्तों। प्राकृतिक संसाधन के दोहन से वस्तु का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। जब हम प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। प्रकृति उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग कर हम सूत काटते हैं और कपड़ा बुनते हैं। गन्ने के कच्चे माल के रूप में उपयोग कर चीनी और गुड़ तैयार करते हैं।
इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि भी है जो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ये गतिविधियाँ स्वतः वस्तु का उत्पादन नहीं करती है बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती है। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार तृतीयक गतिविधियाँ के कुछ उदाहरण हैं। क्योंकि ये गतिविधियाँ वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। 16 नंबर प्रश्न दोस्तों कि राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो राज्य विधानसभा की जो सबसे कम सदस्य संख्या होती है दोस्तों वो 40 होती है। आगे है कि राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या 40 है। संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। अनुच्छेद 171 में ऐसा लिखा गया है कि विधान परिषद में सदस्यों की जो संख्या होती है कुल संख्या, और विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगी। परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। लेकिन विधान परिषद में जो सदस्य संख्या होती है वो 40 से कम नहीं होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्यों में विधान परिषदों का गठन अथवा उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। संविधान के अनुच्छेद 172 में यह प्रावधान है कि विधान परिषद कभी विघटित नहीं होगी। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उतने ही नए सदस्यों का निर्वाचन हो जाता है। दोस्तों जैसे राज्यसभा में होता है उसी तरह विधान परिषद में भी ये कभी विघटित नहीं होता है। इसमें प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उतने ही नए सदस्यों का निर्वाचन हो जाता है। विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष की सदस्यता हासिल करता है, किंतु त्याग पत्र या मृत्यु की स्थिति में निर्धारित अवधि से पहले पद रिक्त कर सकता है। अरे दोस्तों यहाँ पर और कुछ दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार विधान परिषद के सदस्यता हेतु 30 वर्ष की आयु निहित है। 173 में ऐसा लिखा गया है कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होना चाहिए। वर्तमान में 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है। देख लीजिए, आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है और सब राज्यों में नहीं है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ये सब राज्यों में विधान परिषद है, बाकी बात अन्य राज्यों में नहीं है। एक बार फिर से, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश और सब राज्यों में नहीं है। निम्नलिखित में किसे तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है दोस्तों? तो लोकटक झील मणिपुर में है। बहुत बार इसको पूछा गया है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। तैरते द्वीपों की झील लोकटक झील को कहा जाता है। लोकटक झील में फुमड़ी के तैरते हुए द्वीपों का विकास हुआ है। लोकटक झील मणिपुर में भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। किबू लामजाओ स्थित है, यानी कि लोकटक झील मणिपुर में भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजाओ स्थित है। महत्वपूर्ण झील और उसकी अवस्थिति, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में दोस्तों, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश। हुसैन सागर झील हैदराबाद तेलंगाना, हुसैन सागर हैदराबाद तेलंगाना। ढेबर झील, इसको जय संबंध भी कहा जाता है, यह उदयपुर राजस्थान में है। भारत की प्रमुख झीलें यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, मैप के अनुसार दर्शाया गया है इसको, तो समझिए ये उतना स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा है इसमें क्या लिखा है। डल झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुल्लर झील है दोस्तों। और भी जितनी झील, सब झीलों के बारे में यहाँ पर चार्ट बनाया गया दोस्तों। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लेग्यूम झील, याद रखिएगा। और यहाँ देखिए आप कि बुल्लर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत की सबसे खारी झील सांभर झील है दोस्तों। और भी कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और भारत की सबसे अधिक ऊंची झील जो है वह चोलामू झील है दोस्तों, चोलामू झील। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है हमारा कि बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादन की सूची में है? तो दोस्तों बिहार का जो जमुई जिला है यह स्वर्ण उत्पादन
के सूची में सबसे आगे हैं जमुई। देखिए इसके बारे में कुछ दिया गया है डिटेल्स कि नहीं है। बिहार राज्य के बिहार राज्य के जमुई जिला के सोनो प्रखंड में करमटिया गांव के पास सर्वाधिक सोने का भंडार अवस्थित है। दोस्तों देख लीजिए, जमुई जिला में, जमुई जिला के सोनो प्रखंड है सोनो, करमटिया गांव है के पास सर्वाधिक सोने का भंडार अवस्थित है। धातुई खनिज वे होते हैं जिन्हें खदान से निकालकर परिशोधित किया जाता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता इत्यादि। अधात्विक खनिज वे होते हैं जिन्हें परिशोधित नहीं किया जा सकता है, केवल उन्हें खुरचकर अथवा काटकर विभिन्न आकृतियों में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे कोयला, चूना पत्थर, गंधक, जिप्सम इत्यादि। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 मेरा 17 18 ओह अभी और यहाँ पर दिया गया दोस्तों, देश में सबसे उच्च कोटि का चूना पत्थर रोहतास एवं कैमूर जिले में फैले कैमूर के पठार में पाया जाता है, जैसे पाइराइट्स, डोलोमाइट इत्यादि। और बिहार के प्रमुख खनिज यहाँ पर दिए गए हैं कि सोना जो है जमुई के करमटिया में पाया जाता है, सीसा भागलपुर में, क्वार्ज जमुई में, गंधक रोहतास के आमझोर में, कोयला औरंगाबाद में, यूरेनियम गया में, फायर क्ले मुंगेर रोहतास में, बेरिलियम गया और नवादा क्षेत्र में, डोलोमाइट रोहतास के बंजारी क्षेत्र में, खनिज तेल मुंगेर राजगीर में, अभ्रक जो है गया, नवादा, मुंगेर और जमुई में, चीनी मिट्टी भागलपुर, बांका, कटोरिया एवं मुंगेर, इस सब जगह पर चीनी मिट्टी पाया जाता है। लिथियम गया में पाया जाता है, बॉक्साइट मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ियाँ और रोहतास में, और फेल्सपार गया, भागलपुर, मुंगेर, जमुई में पाया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने पेश किया था। तो दोस्तों प्रस्ताव को पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। प्रारूप तैयार किया था इसका अबुल कलाम आज़ाद ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, चलिए इसके प्रमुख नेता महात्मा गांधी थे। आइए इसको पढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का वर्धा अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की। कांग्रेस ने इसे ऐतिहासिक सम्मेलन में गांधी जी ने लगभग 70 मिनट तक भाषण दिया। 8 अगस्त की मध्य रात्रि के बाद ही सरकार ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी। सरकार ने, यानी कि अंग्रेजी सरकार ने 9 अगस्त 1942 की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 9 अगस्त 1942 की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी कांग्रेस के प्रमुख नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें से गांधी जी को भी आगा खां पैलेस में रखा गया था। गिरफ्तार करके मतलब गांधी जी को भी गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना में तथा मौलाना अबुल कलाम को वाकुड़ा जेल में रखा गया था। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। मुस्लिम लीग एवं अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए श्री राजगोपालाचारी ने 1944 में दी वे आउट नामक पम्फलेट जारी किया था, जिसे CR फार्मूला के नाम से जाना जाता है। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। 1942 के आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, मद्रास और बम्बई में था। आगे दोस्तों देखते हैं अपना 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर हमारा प्रश्न है कि किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है दोस्तों। तो ऑप्शन है कि तुकाराम जी का जो संदेश है वो अभंग में संकलित है। यहाँ पर इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। मध्यकालीन संत तुकाराम की शिक्षा अभंगों के रूप में संकलित है। तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। तुकाराम ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था तथा वारकरी संप्रदाय की स्थापना की। अभंग विट्ठल या निठोबा की स्तुति में गाए गए छंदों को कहते हैं। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय के संतों ने 13वीं सदी के दौरान समाज में अलग जगाने के जो छंद क्षेत्रीय भाषाएं में गाए उन्हें अभंग के नाम से जाना जाता है। अभंग क्या है दोस्तों? तो महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के संतों ने 13वीं शताब्दी के दौरान समाज में अलग जगाने के लिए जो छंद क्षेत्रीय भाषा में गाए उसे ही अभंग कहा जाता है।
अभंग सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी कर कटेवरी ठेवनिया। दोस्तों समझ से बाहर है। भक्ति परंपरा में कबीर और गुरु नानक के साथ दादू दयाल का स्थान प्रमुख है। दादू का जन्म संभवतः अहमदाबाद में हुआ था। नामदेव रामानंद के शिष्यों के समकालीन थे। इनका जन्म दर्जी परिवार में हुआ था। कबीर के बाद रामानंद के शिष्यों में रैदास अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। सिख धर्म के प्रमुख ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के वचन संग्रहित हैं और चित्तौड़ की रानी झाला उसकी परम शिष्या थी। ये सब डिटेल दिया गया है, जो हमारा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन का यहाँ पर डिटेल एनालिसिस दिया गया है। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रिया विधि से बनता है। दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइलॉन जो है, नाइलॉन ये बहुलक संघनन बहुलीकरण विधि के द्वारा बनता है। दोस्तों देखिए इसका आगे एनालिसिस दिया गया है। वैसे मेरा तबीयत ख़राब हो चुका है, सर्दी हो गया है, पढ़ने में समस्या है, तो फिर भी देखते हैं जहाँ तक पढ़ पाते हैं कोशिश करते हैं। देखिए नाइलॉन संघनन बहुलीकरण नामक क्रिया विधि से बनता है। आगे दिया है बहुलक के बारे में। बहुलक क्या होता है? पॉलीमर। बहुलक को बृहद अणु की तरह परिभाषित किया जा सकता है जिसका द्रव्यमान अति उच्च 10⁻³ से 10⁻7 म्यू होता है। इसे बृहद अणु भी कहते हैं, जो पुनरावृत्त संरचनात्मक इकाइयों एकलकों के बृहद पैमाने पर जुड़ने से बनते हैं। दोस्तों आप लोगों में से जो 12th में केमिस्ट्री पढ़े होंगे वो बहुलक एक चैप्टर होता है, वो पढ़े होंगे, पॉलीमर। आगे लिखा है कि बहुलकों के संबंधित एकलनों से विचरण के प्रक्रम को बहुलकन या बहुलीकरण कहते हैं। बहुलकों के एक होने से और उसके विचरण से जो बनता है उसे बहुलीकरण कहते हैं। स्रोत के आधार पर बहुलक 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों देख सकते हैं बहुलक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक रूप से प्राप्त। एक होता है अर्धसंश्लेषित, यानी कि थोड़ा बहुत बनाया गया है जिसको, और एक होता है संश्लेषित, जिसको पूरे बनाया गया हो। तो देखिए पादप तथा जंतुओं में पाए जाते हैं प्राकृतिक बहुलक। उदाहरण के तौर पर प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, रेजिन और रबड़, ये सब प्राकृतिक बहुलक है। दोस्तों रेजिन और रबड़ प्राकृतिक बहुलक है। अर्धसंश्लेषित बहुलक सेलुलोज व्युत्पन्न, उदाहरण सेलुलोज एसीटेट, रेयन और सेलुलोज नाइट्रेट, ये सब थोड़े बहुत संशोधित करके बनाए गए हैं, इसलिए अर्धसंश्लेषित बहुलक कहा जाता है। अगला है संश्लेषित बहुलक, जिसको पूरे तरह से फैक्ट्री में बनाया गया हो, उसी को कहते हैं दोस्तों संश्लेषित बहुलक। देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन, नायलॉन 66 नाम सुने होगा, टायर बनाने सब में इसका प्रयोग होता है। नायलॉन 66 का पढ़े होंगे आप तो जानते होंगे। इसके बाद उसके अलावा ब्यूनाएस, ये भी जो है संश्लेषित रबर है। चलिए नायलॉन कैसा संश्लेषित है, कैसा रेखा है, तो वो भी संश्लेषित रेखा है दोस्तों। आगे बहुलकन अथवा बहुलीकरण, ये 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि पॉलीमराइजेशन 2 तरह के होते हैं दोस्तों। देखिए पहला पॉलीमराइजेशन होता है युगात्मक बहुलकन, श्रृंखला वृद्धि बहुलकन। इस प्रकार के बहुलकन में, यानी कि पॉलीमराइजेशन में बहुलक एक ही प्रकार के एकलक मोनोमर अथवा भिन्न एकल अणुओं के परस्पर योग से मिलकर बनते हैं। प्रयुक्त होने वाले एकलक असंतृप्त यौगिक होते हैं, जैसे कि एल्कीन, एल्काइन, एल्केडाइन क्या होता है, एल्काइन होता है, कहीं कहीं मिस्टेक हुआ है दोस्तों यहाँ पे, और उसके व्युत्पन्न। योगज बहुलक का उदाहरण है पॉलीथीन है, टेफ्लॉन है और पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल है। ये एनालिसिस बहुत डिटेल यहाँ पर दे दिया गया है दोस्तों। दूसरा बहुलक पॉलीमराइजेशन का विधि दिया है संघनन बहुलकन, पदस्व वृद्धि बहुलकन। इस प्रकार के बहुलकन में सामान्यतः 2 द्विक्रियात्मक एकलकों की पुनरावृत्ति संघनन अभिक्रियाओं में के परिणाम स्वरूप सरल अणुओं जैसे जल, एल्कोहल, हाइड्रोजन, क्लोराइड आदि जैसे सरल अणुओं का ह्रास हो सकता है और उच्च आणविक द्रव्यमान वाले संघनन बहुलक बनते हैं। देखिए संघनन बहुलक का उदाहरण दिया गया है पॉलीएमाइड,
नायलॉन 6 नायलॉन 6। पोलिएस्टर, पोलिएस्टर नाम सुने होंगे, कपड़ा ये सब बनता है दोस्तों, जानते हैं नायलॉन पोलिएस्टर सबका। फ्रीनॉल फॉर्मल्डिहाइड बहुलक है, बेकेलाइट और संबंधित बहुलक से बना हुआ है। मेलानिन ये फॉर्मल्डिहाइड बहुलक है। टेरेलिन अथवा डेक्रॉन इत्यादि जो है क्या है, तो संघनन बहुलक के उदाहरण दोस्तों। व्यापारिक महत्व के कुछ अन्य बहुलक जिसका कमर्शियल यूज होता है, तो पॉलीप्रोपीन एकलक है प्रोपीन का, और जिससे बनता है रस्सियाँ, खिलौना, पाइप, रेसे इत्यादि का निर्माण इससे होता है। पोलिस्टीरीन स्टायरीन एकलक है इसका। स्टायरीन विद्युत रोधी वस्तुओं को लपेटने, खिलौने, रेडियो और टेलीविज़न कैबिनेट बनाने में इसका प्रयोग होता है। कैबिनेट मतलब वो नहीं समझ लीजिएगा, टेलीविज़न कैबिनेट। पॉलीविनाइल इसका एकलक है। वाइनिल क्लोराइड पीवीसी नाम से होगा, पीवीसी दोस्तों। बरसातिया, बैग, वायलिन, क्लोराइड, फर्श और पाइप बनाने में जो है पीवीसी का प्रयोग किया जाता है। तो पीवीसी का प्रयोग मुख्य रूप से पाइप बनाने में किया जाता है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा आप लोग। आगे दोस्तों दिया है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, इससे यूरिया बनता है। यूरिया एकलक है इसका। फॉर्मेल्डिहाइड है, इससे बनता है न टूटने वाले कप और पटलित चादरें इत्यादि का निर्माण में इसका प्रयोग होता है। अगला दोस्तों गिलपटल एथिलीन ग्लाइकॉल और एथेलिक अम्ल इसका एकलक है, और इसे बनता है प्रलेप और प्रलाक्ष बनाने में। बेकेलाइट दोस्तों, बेकेलाइट का एकलक है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, इससे बनता है कंघी, विद्युत स्विच, बर्तन के हत्थे और कंप्यूटर डिस्क इत्यादि बनाने में बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों प्राकृतिक रबर शीशे 1,4 पॉलीआइसोप्रीन है, और इसे सल्फर के साथ वल्कनीकरण होता है। यहाँ पर वल्कनीकरण लिखा है दोस्तों। प्रक्रिया द्वारा अधिक कठोर बनाया जा सकता है। वल्कनीकरण के द्वारा इसको अधिक कठोर बनाया जा सकता है। नियोप्रीन और ब्यूनाइन संश्लेषित रबर है दोस्तों। दोस्तों अगले प्रश्न में जाते हैं। देखिए और अगला प्रश्न दोस्तों, अगला अभी यही इसी के बारे में दिया गया है। संश्लिष्ट बहुलकों के अपशिष्टों से स्थितिज ऊर्जा पर्यावरणीय संकट को देखते हुए कुछ जैव निम्नीय बहुलकों जैसे PHBV और नायलॉन 2 नायलॉन 6 का विकल्प के रूप में विकास किया गया है। टेलीफोन आवरण का 300 डिग्री सेल्सियस या अधिक ताप पर क्षरण हो जाता है। एक्रिलिक रेसे धब्बों, रसायनों, कीटों एवं कवकों के प्रति अच्छे प्रतिरोधक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं की नई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि देखिए तो कहा कि प्रथम विश्व जब हुआ तो महिलाओं ने किस नई भूमिका में प्रवेश किया। तो देखिए दोस्तों यह जो है महिलाओं प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारे पुरुष मारे गए, जिसके कारण जो है उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया। यानी महिलाएं भी अब कारखाने, कार्यशालाओं और व्यापारिक कामों में भाग लेने लगी प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। इसका डिटेल यहाँ पर दिया गया दोस्तों, वही लिखा गया है कि युद्ध के समय महिलाओं कारखानों, कार्यशालाओं, व्यापारिक कामों में काम करने लगी। चलिए आगे यहाँ पर जानने वाला पॉइंट है कि महिलाएं अब कार्यशील जनसंख्या में आ गई। उनकी बढ़ती हिस्सेदारी के फलस्वरूप महिलाओं को 1918 में इंग्लैंड में और 1920 में जर्मनी में मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महिलाओं को शुरू से वोट देने का अधिकार नहीं है, तो 1918 में इंग्लैंड में मिला और 1920 में जर्मनी में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। आगे दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध 29 जुलाई से 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। इसका तत्कालीन कारण था कि ऑस्ट्रिया के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फर्डिनेंड और उसकी पत्नी ओस्निया की राजधानी सेरेजियो में हत्या कर दिया गया। यही तत्कालीन कारण है। यानी ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे, यानी राजा थे आर्कड्यूक फर्डिनेंड और उसकी पत्नी
ओस्निया का राजधानी सेरेजो में हत्या कर दिया गया। यही कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कुछ महत्वपूर्ण युद्ध लड़े हैं जिसको आप लोग रोक के पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में दिया गया कुछ। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर द्वितीय विश्व युद्ध को प्रारंभ किया। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 14 अगस्त 1945 को हुआ। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत हुआ था 1 सितंबर 1939 को, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, इसलिए यह युद्ध प्रारंभ हुआ। इसका अंत 14 अगस्त 1945 को हुआ जब जापान आत्मसमर्पण कर दिया। और जानते हैं जापान आत्मसमर्पण इसलिए किया क्योंकि उस पर 2 बम गिरा दिया गया था 6 अगस्त और 9 अगस्त को, लिटिल मैन और फैट बॉय, अमेरिका के द्वारा परमाणु बम। ये दोनों बात याद रखना है कि मित्र राष्ट्र में कौन था, ध्रुवीय राष्ट्र में कौन था। तो दोस्तों मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन था, फ्रांस था, रूस था और संयुक्त राज्य अमेरिका था। और ध्रुवीय राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान। तो हमको एक बात समझ में नहीं आता है कि ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस एक दूसरे कट्टर विरोधी एक साथ कैसे थे। डिटेल से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और ध्रुवीय राष्ट्र में जर्मनी, इटली, जापान इत्यादि थे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे। तो दोस्तों पश्चिमी चंपारण में जो है अति सघन वन पाए जाते हैं। देखिए लिखा गया है कि भारत एवं वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा 2 वर्ष पर वन का रिपोर्ट जारी किया जाता है। सबसे पहली बार 1987 में प्रकाशित किया गया दोस्तों। और कहाँ है, देहरादून में दोस्तों, याद रखिएगा। इसका आंकड़ा पढ़िएगा दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, अभी हमको थोड़ा समस्या है बोलने में। देखिए अब किस जिला में वन आवरण अधिक है सघनता के अनुसार पर। अति सघन वन जो है दोस्तों पश्चिमी चंपारण में, मध्यम रूप में भी पश्चिमी चंपारण में है। तो इसका 249.34 वर्ग किलोमीटर वन है, इतना वन है। खुले बिहार में कैमूर में सबसे अधिक सघन वन है 531, मतलब खुले वन के रूप में कैमूर में सबसे अधिक है। चलिए पढ़िएगा दोस्तों, आंकड़ा दिया गया है 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षाच्छादित भूमि को वन्यछादन माना जाता है दोस्तों। इतना प्रतिशत अगर शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली भूमि, यानी समझिए कोई भूमि है उससे 10% अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षाच्छादित भूमि हो, उसी भूमि को जो है वन्यछादन क्षेत्र माना जाता है। 24 नंबर प्रश्न दोस्तों कि भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही थी। सबसे कम जनसंख्या घनत्व दोस्तों 20 नंबर अंडमान एवं निकोबार में थी। देखिए यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है, इसको आप लोग पढ़िए, इसका डिटेल को आप लोग वीडियो रोक के पढ़िएगा। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है। तो जैसे जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य का चर्चा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसका फुल चर्चा है कि भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में नीति निर्देशक तत्व को दिया गया है। इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब नीति निर्देशक तत्व का क्या महत्व है, तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ये सब दिया गया है। दोस्तों ये लाइन बहुत जरूरी है जो बार बार पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से इसमें अनुच्छेद 39 का क और 43 का क 48 का क को शामिल किया गया था। तो दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व होता है इसको लेकर आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, ये इसका हनन हुआ है, इसका मानना पालन नहीं हो रहा है, इसको लेकर के आप न्यायालय में नहीं जा सकते दोस्तों। ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के एक माध्यम है। यहाँ पर विभिन्न विद्वानों ने अपने मत रखे हैं जिसको आप लोग वीडियो रोक करके जरूर पढ़िएगा।
आ गया दोस्तों 26 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? जानते हैं CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है यह ओजोन परत के लिए हानिकारक होता है। इसके बारे में आप लोग देखिए, पढ़ लीजिएगा कि वायुमंडल के समतापमंडल में पाया जाता है। इसका O2 O3 होता है इसका फार्मूला, और फिर बहुत कुछ दिया गया है। इसके क्षरण के लिए प्रयास किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास कि इसको क्षरण को कैसे रोका जाए। तो वियना कन्वेंशन 1985 में हुआ था एवं 1988 से काम करना शुरू किया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए, और ये 1989 से काम करना शुरू किया दोस्तों। किगली समझौता हुआ था रवांडा के किगाली में अक्टूबर 2016 में, इसीलिए कि यह HFC यानी कि ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जित होने से कैसे कम किया जाए। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा मैथ का है, तो जो कि देख लीजिए SI लग रहा है। साधारण ब्याज यहाँ से 11 फरवरी 7 जुलाई तक कितना दिन होता है वो निकालिए। रेट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, PRT/100 पे पुट कर दीजिएगा, दोस्तों आंसर निकल जाएगा आराम से। चलिए, अवसर की समानता की संशोधन से है तो जानते हैं 14 विधि की समझ क्षमता यानी कि अवसर की समानता, सॉरी दोस्तों समानता का अधिकार विधि की समझ क्षमता जो होता है ना 14, लेकिन अवसर की समानता दिया है दोस्तों तो C होगा, सबको समान अवसर मिलेगा, ये C नंबर में है। यानी कि 16 आर्टिकल 16 में ऐसा लिखा गया है। जानते हैं आर्टिकल 19 में जो है वह आपको बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। देखिए, अवसर की समानता से संबंधित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 16 है। समानता का अधिकार 14 से 18, समानता या क्षमता या समानता 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 दोस्तों। यहाँ पर डिटेल से दिया गया है दोस्तों, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज देखिए चलिए दोस्तों, लिखा है भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। यानी जानते हैं अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, लेकिन ये जो है इन सब उपाधियों का अंत नहीं हुआ है। 19 नंबर हमारा प्रश्न दोस्तों कि फ्रांस का शासक लुईस 16वां किस राजवंश से था? तो ये बुर्बो वंश से दोस्तों, बुर्बो वंश से लुईस 16वां का संबंध था। पढ़िएगा दोस्तों, फ्रांस की क्रांति का फ्रांस की क्रांति से है कि 1774 में लुईस 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा था, और फ्रांसीसी जो क्रांति हुई है वह 14 जुलाई 1789 को लुईस 16वां के शासनकाल में हुई थी। ये 1275 का पूछा गया क्वेश्चन है कि मिराबियो और आवेशिये ने 20 जून 1789 को नेशनल असेंबली का गठन किया। रुकिएगा, रोक के पढ़िएगा दोस्तों इसको। चलिए, फ्रांस का राष्ट्रगान रोजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले है। रस संवेदी ग्राही ... का पता लगाते हैं। तो दोस्तों ये स्वाद का रस संवेदी स्वाद का पता लगाते हैं। कुछ कलिकाएँ होती है जीभ में फैली हुई होती है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा रोक करके। जो हम लोग को ये पता चलता है कि कौन मतलब स्वाद कैसा है, खट्टा है, मीठा है, तीता है, ये सब मालूम चलता है। 31 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है? यानी कि सिंबल। तो सोडियम Na जानते हैं 11 होता है सोडियम Na, बचपन से पढ़े हैं। मरकरी परा होता है, सिल्वर अर्जेंटीनम होता है, और लेड तो Pb होता है दोस्तों। तो सोडियम यहाँ पे हमारा सही होगा, सोडियम Na होता है। चलिए आज के पासवर्ड का पहला लेटर आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, जो वीडियो देखेंगे उन्हीं को पासवर्ड मालूम चल पाएगा। आज का पासवर्ड का जो पहला लेटर है वो हम रखते हैं M। आज का पासवर्ड का पहला लेटर है M। आगे चलिए अगले क्वेश्चन के बाद, 2 क्वेश्चन के बाद हम और भी पासवर्ड बताएंगे। तो सबसे पहले डालना आपको M। देख लीजिए यहाँ पर सोडियम लैटिन नाम है जिसका नेट्रियम फुल फॉर्म होता है, प्रतीक Na होता है।
यहाँ पर देखिए कुछ तत्व और उसके प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अगला हमारा 32 नंबर प्रश्न दोस्तों, सेंटियागो राजधानी है तो चिली, सेंटियागो चिली की राजधानी है, सेंटियागो चिली की राजधानी, याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ प्रमुख देश राजधानी मुद्रा दिया गया है, इसको हम पढ़ते एक बार, हम पहले पढ़े भी हैं लेकिन हम इसको फिर दोबारा पढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों क्या बताएं अभी तबीयत खराब होने के कारण बोल नहीं पा रहे हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है। तो एल नीनो समझते हैं, एक जलधारा है। अब इसका हमको लगता है सही आंसर होगा कि यह पहले ऑप्शन, यह भूमध्य रेखीय परिसरण तंत्र में विकृति उत्पन्न करती है, यह समुद्र जल के वाष्पन में अनियमितता उत्पन्न कर देती है, इसके कारण समुद्र में मछलियों की संख्या कम हो जाती है, यह पेरू तट के जल का तापमान कम कर देती है। हमको लगता है कि इससे मछलियाँ का संख्या कम नहीं होता, अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमको मेरे अनुसार सही होना चाहिए, देखते हैं। सही दोस्तों, गलत है, यहाँ पर डी नंबर होगा। देखिए, ओह, कौन सा नीनो का प्रभाव नहीं है दोस्तों, समझे, नहीं है दिया है ना, तो हम वहाँ पर थोड़ा सा गलत समझ लिए। यह पेरू तट के जल का तापमान कम कर देती है, ऐसा ये नहीं करती है, बाकी ये सब ऊपर तीनों दिया गया काम ये करती है दोस्तों। 33 का हो जाएगा सी नंबर, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, डी नंबर 33 का डी नंबर, ये पेरू तट के जल का तापमान कम कर देती है, ऐसा नहीं है। अब डिटेल दिया गया है, एल नीनो क्या है दिया गया है। तो एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 साल या 10 साल बाद प्रकट होता है। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ है बालक ईसा, यानी बालक ईसा मसीह, क्योंकि यह जलधारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नज़र आती है। इसमें क्या क्या होता है दोस्तों, इसको पढ़िएगा एक बार। यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, तो यूनेस्को का मुख्य काम जानते हैं आप, ए नंबर होगा, शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना ये काम है। बाकी बात इसको पढ़िएगा। इसकी स्थापना हुई है 16 सितंबर 1945 ईस्वी को। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस पे स्थित है। चलिए, यूनेस्को के निम्नलिखित उद्देश्य है सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उन्हें उम्र भर सीखने हेतु प्रेरित करना। यानी क्या क्या इसका उद्देश्य है, यहाँ पर इसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर से बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूर्णिया। सबसे कम पढ़ा शहर था 2011 में दोस्तों। यहाँ पे कौन जिला कितना साक्षर था दिया गया है, इसको आप लोग एक बार देखिएगा। दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है, क्या देता है दोस्तों, यह चाल देता है। दूरी बटे समय क्या होता है दोस्तों, चाल होता जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से समझाया गया है 9th क्लास का फिजिक्स दोस्तों। 37 नंबर प्रश्न है कि काला शुक किस राजवंश था, जो काला शुक जो शिशुनाग वंश था दोस्तों। चलिए, इस वंश का संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है, इसी के नाम पर वंश का नाम शिशुनाग पड़ा था दोस्तों। पढ़ लीजिएगा इसको। काला शुक का पुराण तथा दिव्यावधान में नाम काकवर्ण मिलता है दोस्तों। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था और 28 वर्षों तक शासन किया था। इसी समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था और इसी समय बौद्ध संघ 2 भागों में अस्तवीर तथा महासंधिक में बट गया था दोस्तों। बाणभट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार काकवर्ण की राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी। यानी काकवर्ण किसका है, बाणभट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार काकवर्ण की राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्म नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या किसकी, तो हमको लगता है यहाँ पे काला शुक की हत्या कर दी, इसीलिए यहाँ पे इसको दिया गया है। आगे मौर्य काल संबंधित बहुत कुछ दिया गया दोस्तों, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए, लिखा है तांबा की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है,
जो क्या कहलाती है, क्षारीय कॉपर कार्बोनेट कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसके बारे में डिटेल यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितना होता है? तो 15,000 रुपया होता है राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए दोस्तों जमानत राशि। यहाँ पर नीचे पढ़ लीजिएगा। उसका क्या कि योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु पूरा होना चाहिए, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहरित होना चाहिए। ये सब चीज़ पढ़ लीजिएगा। किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। सब दिया गया दोस्तों। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपया जमानत राशि के रूप में जमा करेगा। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मसों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो यह राशि जब्त हो जाती है दोस्तों। जमानत जब्त हो जाता है, जानते हैं ऐसा। कौन सी कंपनी भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी दोस्तों? तो टाटा भारत में पहले इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने वाली कंपनी है। चलिए टाटा समूह का नाम तो हम लोग जानते ही हैं। लव वर्ड भारत की पहली इलेक्ट्रिक कार थी जिन्हें 1993 में टाटा ने बनाया था दोस्तों, लेकिन अभी तक भारत में इलेक्ट्रिक कार पूर्ण रूप से संचालन नहीं हो पाया है। देखते हैं कहीं आता है इलेक्ट्रिक कार, नहीं आता है। लाल लेटराइट मिट्टियाँ किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है दोस्तों? तो काजू के लिए लाल लेटराइट मिट्टी प्रसिद्ध है। देखिएगा, पढ़िएगा इसको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन, यानी गैस से सीधे ठोस, ठोस से सीधा गैस, उसको कहते हैं दोस्तों ऊर्ध्व। तो निक्षेपण दिया गया है, पढ़ते हैं इसको। ठोस द्रव अवस्था से गुजरे बिना, यानी कि लिक्विड स्टेट में नहीं आया, गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था। ठोस से सीधे गैस बनता है, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर गैस अवस्था से सीधे ठोस बन जाएगा तो उसको कहते हैं यहाँ पे, इसके अनुसार निक्षेपण। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं दोस्तों। कि वह क्रिया जिसमें द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस में परिवर्तन हो जाता है उसे निक्षेपण डिकम्पोजिशन कहलाता है। इसे वाष्प जमाव भी कहते हैं, जो कि ऊर्ध्वपातन के विपरीत होता है और यह एक थर्मोडायनेमिक प्रक्रिया है दोस्तों। ऊर्ध्वपातन में होता है कि ठोस गैस बनता है, और निक्षेपण में होता है कि सीधे जो है गैस ठोस बन जाता है। तो इसको निक्षेपण कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए इसको डिटेल को पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ऊर्ध्वपातन देख लीजिए एक नज़र में। ऊर्ध्वपातन एक प्रकार का चरण परिवर्तन है जो तब होता है जब कोई ठोस तरल चरण को छोड़कर सीधे गैस में बदल जाता है, उसी को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर सामान्य ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, चलिए ये सीधे गैस में बदल जाती है। संघनन दोस्तों देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। संघनन द्रव से गैस से द्रव बनने की जो परिघटना होती है उसको संघनन कहते हैं दोस्तों। सीधे गैस से द्रव बनेगा, इसी को कहते हैं संघनन। यानी कोई गैस है वो फिर द्रव बन जाएगा, संघनन कहलाता है। यह वाष्पन के विपरीत होता है। 43 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि PR श्रेयस और सविता पूनिया ने समान खिताब जीते, किस खेल में जीते हैं? तो हॉकी में। PR श्रेयस और सविता पूनिया हॉकी संबंधित दोस्तों, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा यहाँ पे दोस्तों। रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का के निर्माण में सहायक है दोस्तों, जानते हैं प्लेटलेट्स ही थक्का बनाता है। ये नहीं रहेगा तो रक्त थक्का बनेगा ही नहीं। चलिए तो यहाँ पर इसको पढ़िएगा आप लोग। प्लेटलेट्स रक्त के थक्का निर्माण में सहायक होती है। शरीर के किसी अंग के कट या फट जाने से रुधिर प्लेटलेट्स अधिक संख्या में एकत्र होकर आपस में चिपक जाते हैं और रुधिर स्राव को बंद कर देते हैं। चलिए पढ़िएगा दोस्तों इसको। पूरे ब्लड के बारे में यहाँ पर दिया गया है।
45वां प्रश्न दोस्तों कि जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। वो उसमें कुछ बस केवल विचार के लिए कह सकते हैं। नहीं, अगर संवैधानिक संशोधन है ना तो उसमें बाध्य ही होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। ये 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में ऐसा प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 367 में संविधान संशोधन के लिए औपचारिक प्रक्रिया बताई गई है। इसके विभिन्न चरण हैं। संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदन में से किसी भी संसद में से किसी में भी प्रारंभ किया जा सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसकी डिटेल को आप देख लीजिएगा। 46 नंबर हमारा प्रश्न दोस्तों कि भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्र में विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया है। दोस्तों विमानन मसौदा 2023 पेश किया गया है। इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या क्या नियम लगाए गए हैं। वर्तमान में भारत में विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया दोस्तों अभी विमान मंत्री हमको लगता है जो नया वाला कैबिनेट बना है ना उसमें राम मोहन नायडू है, समझे। एक बार हम चेक कर लेते हैं, आपके सामने देखिएगा। देखिए डेटा ऑफ है। विमान मंत्री सिंधिया और भारत के नागर विमानन मंत्री नहीं, ठीक है दोस्तों। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये हम इसको कन्फर्म कर लिए। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। हाँ चलिए, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य क्या है। तो ये है कि किसी भी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती दोस्तों। यानी कि कोई भी ऊष्मा इंजन है वो उसका जो पावर है एकदम पूरे 100% नहीं हो सकता दोस्तों। ये होता है ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पढ़ लीजिएगा ये सब चीज़ रोक करके। निम्नलिखित में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन के कारण मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी दोस्तों। पढ़ लीजिएगा इसके बारे में क्या क्या शर्त है, क्या अपवाद है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। दोस्तों अनुच्छेद 78 इससे संबंधित है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को अपने कर्तव्य संबंधी जानकारी देंगे। अनुच्छेद 78 के अंदर ऐसा प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग 61, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति 75 और मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ऐसा 73 नहीं 75 में। और अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार दिया गया दोस्तों। हमारा 50 नंबर प्रश्न है कि क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। क्रिकेट विश्व कप वर्ल्ड कप 2023 तो जानते हैं भारत जो हमेशा फाइनल में पहुंच के ही, इस बार 2023 का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इसका बी नंबर सही है दोस्तों। क्या है कि क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में जो है ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीत गया था। ये ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों।
T20 कप भारत जीता है दोस्तों, ये विश्व कप के बारे में पूछ रहा था। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों मैथ का है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, घन घराव से संबंधित है, तो पढ़ लीजिएगा, अगर समझ में आपको आ जाएगा तो बन ही जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों। पार्श्व युग्म शब्द का सही अर्थ है, तो बगल बंधन होता है दोस्तों, पार्श्व बगल बंधन। किस शहर ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है दोस्तों, तो डबरन ने की है दोस्तों, डबरन। दोस्तों देखिए पासवर्ड का दूसरा हम की बताते हैं आपको, शुरुआत में बताए थे, पहला एक लेटर बता चुके हैं, अब हम बताते हैं दोस्तों ए, ठीक है। चलिए ए डालिएगा, जो पहले बताया था उसके बाद ए डालिएगा। अगला 54 नंबर क्वेश्चन है कि पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है, तो देखिए पॉलीसाइथेमिया में जो है एरिथ्रोसाइट्स, पॉलीसाइथेमिया में एरिथ्रोसाइट्स कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है दोस्तों। अब पॉलीसाइथेमिया क्या है इसके बारे में यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ये अगले प्रश्न पर आते हैं। सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है दोस्तों, तो हो जाएगा ढोवन सोडा। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए ढोवन सोडा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। सोडियम कार्बोनेट ढोवन सोडा का नाम होता है, सूत्र Na2CO3 × 10H2 होता है दोस्तों। इसे साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है, भी याद रखिएगा। इसको 373 के उच्च ताप पर मोनोहाइड्रेट पूर्ण रूप से शुष्क हो जाता है, एक श्वेत रंग के चूर्ण में बदल जाता है, इसे सोडा ऐश कहा जाता है दोस्तों। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, जल को मृदु बनाने में, धुलाई एवं निर्मलन का काम करने में, कांच साबुन बोरेक्स एवं कास्टिक सोडा के निर्माण में, कागज पेंट एवं वस्त्र उद्योग में, और प्रयोगशाला में गुणात्मक एवं मात्रात्मक विश्लेषण में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग होता है दोस्तों। साल्वे विधि का उपयोग पोटेशियम कार्बोनेट के निर्माण में नहीं किया जाता है। साल्वे विधि का उपयोग पोटेशियम और कार्बोनेट के निर्माण में नहीं होता है, सिर्फ यह जो है Na2CO3 के निर्माण में होता है। NaCl सोडियम क्लोराइड खाने वाला नमक दोस्तों, इसके बारे में दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। यह NaOH कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में दिया गया है, इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। चलिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, NaOH का उपयोग दिया गया है यहाँ पे, साबुन, कागज, कृत्रिम रेशम तथा कई तरह के अन्य रसायन के निर्माण में, पेट्रोलियम के परिष्करण में, बॉक्साइड के शुद्धिकरण में, वस्त्र उद्योग में, सूती वस्त्रों के मर्सरीकरण में, और शुद्ध वसा एवं तेलों के निर्माण में, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में NaOH का प्रयोग होता है दोस्तों। यह खाने वाला सोडा NaHCO3 के बारे में दिया गया दोस्तों। इसे बेकिंग सोडा यानी कि खाने पकाने वाला सोडा कहा जाता है, क्योंकि यह गर्म करने पर विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले देता है। इस सोडा का प्रयोग खाने में किया जाता है, जिससे कोई वस्तु फूल जाता है दोस्तों, जानते हैं आप लोग। चलिए ये Na2CO3 में मतलब का रिएक्शन H2 और CO2 कराने में NaHCO3 बनता है दोस्तों, तो इसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों। व्यंजक चूर्ण CaOCl का होल 2 ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुने होंगे, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सी हाइपोक्लोराइड होता है दोस्तों। चलिए इसमें क्लोरीन मिलाने से ये बनता है दोस्तों। चलिए इसका जानते हैं उपयोग, रोगाणुनाशक, ऑक्सीकरण में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, पेयजल को शुद्ध करने में, वस्त्र व कागज उद्योग में। जानते हैं व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर जो नाली सब में साइड में छीटा जाता है कीड़ा मारने के लिए दोस्तों। जिप्सम सूत्र होता है CaSO4 × 2H2। यह जिप्सम POP सुने होंगे आप, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी से उसका निर्माण होता है। बहुत सारा काम होता है यहाँ पर, इसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों। यह एक तहदार खनिज है जिसे सेलेनाइट भी कहा जाता है। चूना पत्थर CaCO3 लाइमस्टोन, इसका बहुत काम है, संगमरमर ये सब बनता है, जानते हैं आप लोग। आगे बढ़िए, देखिए 56 नंबर प्रश्न दोस्तों। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है,
तो सेबी ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है दोस्तों, पढ़ लीजिएगा इसको। केंसो सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों? ये बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था दोस्तों। निम्नलिखित में कौन से राज्य के उच्च न्यायपाल के क्षेत्र अधिकार में है? कौन सा? प्रारंभिक अपील निरीक्षण 1, 2, 3। निम्नलिखित में राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में क्या क्या है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकारी, अपीलीय है और निरीक्षण है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 हो जाएगा दोस्तों। क्या क्या होता है इसके बारे में डिटेल यहाँ पर दोस्तों पढ़ लीजिएगा आप लोग। ये उच्च न्यायालय को जो है क्या बोलते हैं, रिट जारी करने के अधिकार अनुच्छेद 226 के अंतर्गत होता है। और आगे दिया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 होता है दोस्तों, उसके द्वारा रिट जारी किया जाता है, आप लोग जान लीजिए। चलिए सब पढ़ लीजिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना है। तो देखिए ग्राम पंचायत गठन अनुच्छेद 40 होगा, 1 का हो जाएगा 3। एससी यूनिफॉर्म सिविल कोड बी नंबर 1 समान आगे संहिता 44 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण 1 नंबर 50 हो जाएगा। और जो बचा हुआ 48 वह कृषि और न्यायपालिका से हो जाएगा, उस कृषि और पशुपालन से हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका एनालिसिस दिया गया है, इसको पढ़िएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन 60 नंबर दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है दोस्तों? पश्चिमी और पूर्वी घाट त्रिविवर्तनिक का विभाजन का भाग नहीं है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र, हिमालय और अन्य पर्वतीय क्षेत्र, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, ये सब है। इसके एनालिसिस को पढ़िएगा। क्वेश्चन अगला है कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होती है दोस्तों? तो नियासिन की कमी से जो है यह पेलाग्रा रोग होता है दोस्तों। नियासिन विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। ये पासवर्ड का तीसरा बताते हैं आपको कि एन डालिएगा, एन दोस्तों। चलो दोस्तों एन डालिएगा, एन फिर से बताते हैं एन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एनालिसिस आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है कमी नाम और कमी का प्रभाव। विटामिन B1 थाइमिन नाम होता है, बेरी रोग होता है। B2 राइबोफ्लेविन नाम होता है और किलोसिस रोग होता है। B3 PP निकोटिनल अम्ल नाम है इसका, पेलाग्रा रोग होता है इसे दोस्तों। विटामिन B5 पैंथिलिनिक अम्ल होता है, चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफ़ेद, जनन क्षमता कम, ये B5 विटामिन की कमी से होता है दोस्तों। B6 पैरिडॉक्सिन रक्त क्षीणता और चर्म रोग 88% सब होता है दोस्तों। और B7H बायोटिन चर्म रोग, बालों का झड़ना होता है दोस्तों। B9 फोलिक अम्ल का समूह, रक्त क्षीणता और कुंठित वृद्धि। B12 शाइनोकोबालेबिन रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ इत्यादि रोग होता है। और C स्कॉर्बिक अम्ल जो है स्कॉर्बी रोग इससे होता है दोस्तों। देखिए वसा में घुलनशील जो विटामिन होता है ADEK होता है दोस्तों। वसा में घुलनशील क्या क्या काम है इसको पढ़िएगा दोस्तों। देखिए 62 नंबर हमारा प्रश्न दोस्तों कि बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान के विभाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। इसको पढ़िएगा। अब हम जल्दी कोशिश करते हैं सिर्फ क्वेश्चन करा दें, एनालिसिस आप लोग के भरोसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। पादर पानी का संबंध किससे है? तो वर्षा जल को ही राजस्थान में दोस्तों पादर पानी कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन है घातांक श्रेणी करने से,
प्रसार है, इसको प्रसार आगे बढ़ाना है इसको। तो मैथ का क्वेश्चन है, फार्मूला होगा कुछ, तो इसी में बना है दोस्तों, देख लीजिए आप लोग। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? 324 में निर्वाचन आयोग है, ठीक है। भाग 15 में ऐसा लिखा गया है, 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। अब इसके कार्य क्या है नहीं है आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों। निर्वाचन आयोग के बारे में सब दिया गया है अभी भी, इसको आप लोग पढ़िएगा वीडियो पॉज करके। तीन सौ 32 में राज्य की विधानसभाओं में SC/ST का प्रावधान किया गया है। 333 में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, लेकिन अब तो ख़त्म हो गया है। भारत में स्थानीय शासन विषय है। स्थानीय शासन दोस्तों राज्य सूची का विषय होता है, पढ़ लीजिएगा इसको। 7वीं सूची में दिया गया है, सूचियों को दिया गया है, जैसे कि समवर्ती केंद्र दिया गया है यहाँ पे। संघ सूची सबसे बड़ी सूची होती है, इसमें 97 विषय है दोस्तों। राज्य सूची में 61 विषय है दोस्तों, और समवर्ती सूची में कुल 52 विषय है। सबसे अधिक 97 संघ में, राज्य में 61 और समवर्ती में 52 विषय दोस्तों। चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा कौन किसके अंदर आता है। व्यक्ति जो देशबंधु के नाम से जाना जाता है वो क्या है? डी नंबर, चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है दोस्तों। पढ़ लीजिएगा इनके बारे में। किसकी माँ उसको क्या कहा जाता है यहाँ पर दिया गया है। भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहा जाता है, वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपति या बापू, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इत्यादि कहा जाता है, कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है, अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति कहा जाता है, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न, अजात शत्रु, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, मदर टेरेसा को निर्मल हृदय, और ध्यानचंद का हॉकी के जादूगर, और चाणक्य को जो है भारतीय मैकियावेली, और समुद्रगुप्त को जो है भारतीय नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों। ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये कुछ और इनके बारे में दिया गया है, उसको देख लीजिएगा। ही यहाँ पे नरेशन का क्वेश्चन है कि ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड सीन हिम एनीवेयर। आई हैड सीन आ गया ना, तो ये जो दिया गया है समझिए कि पास्ट परफेक्ट है। क्या पूछ रहा है? चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्ट नरेशन फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, यानी कि हमारे पास ये डायरेक्ट दिया गया, हमको डायरेक्ट चुनना है, समझे। तो हैड सीन कैसे बना होगा? हैड है, परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के कारण बना होगा। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट ऑप्शन नंबर ए ही है, हैव यू सीन, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। सरकारी आयोग का संबंध केंद्र और राज्य संबंध से है, इसकी डिटेल को पढ़िएगा आप लोग। देख लीजिए। 70 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का दमन करता है? वृद्धि को होने से दमन करता है, तो वह एसिड है एस्बेसिक एसिड दोस्तों। यह हार्मोन पादप की वृद्धि को रोकता है दोस्तों। चलिए वृद्धि प्रवर्धक वृद्धि को बढ़ाते हैं। वृद्धि को बढ़ाने वाले होता है ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, और वृद्धि को दमन करने वाले होते हैं एस्बेसिक एसिड, एथिलीन इत्यादि। पौधे के हार्मोन के बारे में दिए गए हैं यहाँ पर, अच्छे से बताए गए हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। जानते हैं मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के दिवस पे मनाया जाता है।
तो ऑप्शन नंबर याद रखिए कि बी 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष जो है वह लोकसभा के सदस्य चुनते हैं, आप लोग जानते हैं, बी नंबर हो जाएगा। बाकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना के अध्यक्ष, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसको पढ़िएगा डिटेल से। कर्पूरी देवी एक ख्यातनामा कलाकार है, किसकी है? तो दोस्तों मधुबनी पेंटिंग की है, याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको। 74 नंबर क्वेश्चन है कि 301 से 400 सीसी श्रेणी में 2023 में इंडियन नेशनल मोटरसाइकिलिंग रेसिंग चैंपियनशिप INMRC किसने जीता? राजीव सेठी ने। ये करंट अफेयर है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब अगला पासवर्ड का की आपको हम बता देते हैं, पहले हम बता चुके हैं, अब हम बताते हैं फिर से एक बार। देखिए W, आपको वो 3 की डालने के बाद W डालना है, ठीक है। चलिए देखिए, जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किस बिंदु पर अधिकतर होगा? तो स्पर्शीय रेखा का अनुदिश होता है, हमको जहाँ तक लगता है। एक बार देखिए क्या दिया आंसर दोस्तों, आंसर भी बी होगा, हमारा सही होगा। देखिए इसका जो है उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा का अनुदिश वह पत्थर जो है घूमेगा। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, इसके लिए इसको पढ़ लीजिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? तो थॉमस मुनरो ये जो था, और रीड एक भी और था, रीड थॉमस मुनरो, रीड था, दोनों था, लेकिन फेमस अधिकतर ज़्यादा इसमें कब गया? थॉमस मुनरो दोस्तों। रैयतवाड़ी यानी कि रैयत यानी किसान, जानते हैं रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ये सब जो है टैक्स वसूलने का जो है क्या था, आइडिया था किसान उसको, अंग्रेजों का। इसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों। देखिए 77 नंबर प्रश्न है कि भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार का विनियामक प्राधिकरण कौन सा करता है? भारतीय रिजर्व बैंक इसका देखरेख करता है दोस्तों, सूक्ष्म वित्तीय कंपनी और गैर वित्तीय कंपनियों का। दोस्तों पासवर्ड का जो है अगला की है ओ दोस्तों, ओ याद रखिएगा, ओ। इसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों आप लोग। अगला प्रश्न है हमारा, रुधिक वाहिका जो कि एकल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होती है क्या कहलाती है? तो केशिकाएँ कहलाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाए, केशिकाएँ। इसके बारे में पढ़िएगा आप लोग। DRDO का सर्वत्र क्या है? तो DRDO के द्वारा बनाया गया सर्वत्र एक मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा है, याद रखिएगा, मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा, मोबाइल ब्रिज है, पढ़िएगा इसके बारे में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है दोस्तों। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे था? तो दूध उत्पादन से था, आप लोग पढ़ेंगे। वर्गीज कुरियन इसके मतलब क्रांतिदाता थे। आगे दोस्तों, मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की परास होती है। मनुष्य का जो सुनने का क्षमता होता है वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 किलो हर्ट्ज से होता है दोस्तों, 20 से 20,000, याद रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है, जो मैथ बने होंगे शेयर वाला क्वेश्चन सब बनाए होंगे उनसे आसानी से बन जाएगा दोस्तों, देख लीजिए इसका डिटेल। सबसे अधिक प्रयोग करने वाली ज्वर रोधी दवा कौन सी है?
तो अब पैरासीटामोल दोस्तों, हम भी जा रहे हैं पैरासीटामोल लेंगे, हमको भी ज्वर हो गया है। इसको पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसी के बारे में, दवा के बारे में दिया गया है, एनालिसिस भरपूर दिया गया है। हम पढ़ते एक भी छोड़ते नहीं दोस्तों, लेकिन क्या करें, अभी पढ़ने में समर्थ है। 2-3 बार जब ठीक हो जाएंगे तो पूरे इच्छा से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन उसको वोट देने का अधिकार नहीं है, सिर्फ भाग ले सकता है? वो है दोस्तों भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। के बारे में पढ़िएगा। देखिए इसको मिलाना है दोस्तों। कालीबंगा राजस्थान में है, कालीबंगा राजस्थान, जूते हुए खेत, चूड़ी। सुरकोटदा भुज के कक्ष में हमको यहाँ से मिला, घोड़ा का नाल मिला है। कोट दीजी ये जो है सिंध में है, और बनावली जो है यह दोस्तों हरियाणा राज्य में है, बनावली हरियाणा, याद रखिएगा। कालीबंगा राजस्थान, सुरकोटदा भुज कक्ष, कोट दीजी सिंध, बनावली हरियाणा। यहाँ पर दिया गया है, इसको पढ़िएगा। सिंधु नदी के सभ्यता, नदी खोज, स्थिति कहाँ अभी है, ये सब दिया गया है, तो पढ़िएगा दूसरे एक बार इसको। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है, तो फरक्का है दोस्तों। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु फरक्का है, पढ़ लीजिए। सामान्य दृष्टि के अभ्यास के लिए नेत्र के निकट बिंदु दोस्तों, निकट बिंदु जानते हैं 25 सेंटीमीटर होता है निकट बिंदु दोस्तों। और नेत्र दोष क्या क्या होता है वो सब वहाँ पर दिया गया है। निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता। आगे दोस्तों की पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की थी, तो वास्को डी गामा ने पूर्वी द्वीप समूह की खोज की थी दोस्तों। किसकी सहायता से, तो गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनीद की सहायता से दोस्तों। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी की परिभाषा है, क्या है, तो डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई दोस्तों, ये परिभाषा है इसका, पढ़ लीजिएगा इसको। औसत उपभोग प्रवृत्ति, ये इसी के बारे में क्वेश्चन के संबंधित है। दिहांग दरा भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दरा स्थित है, याद रखिएगा। और कौन कौन दरा, काराकोरम लद्दाख, देवसांगला लद्दाख, लानकला लद्दाख, चिंगला लद्दाख, जारला लद्दाख, खारदुला लद्दाख, जोजिला लद्दाख, बुर्जिल जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, बनिहाल जम्मू कश्मीर, वरा लाचाला हिमाचल प्रदेश, सिपकिल्ला हिमाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, नीतिदरा उत्तराखंड, मानला उत्तराखंड, मोलिंगरा उत्तराखंड, जलेबला सिक्किम, दाथुला सिक्किम, बोमढीला अरुणाचल प्रदेश, दिफू अरुणाचल प्रदेश, पांगिशाऊ अरुणाचल प्रदेश, तुजू मणिपुर, इस समय दिया गया दोस्तों। है पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है, तो हमको करंज जेट्रोफा अरंडी है। हमको लगता है महुआ का प्रयोग तो नहीं होता दोस्तों, तो आदमी महुआ मार के सोने के लिए प्रयोग करता है। तो ACD लगता है, ACD सी नंबर में दिया है दोस्तों। ओह गलत हो गया दोस्तों, फिर से देखिए, D नंबर सही बताया है यहाँ पे। हाँ बात है कि इस दूसरे बैंक से पढ़े, क्वेश्चन बैंक से पढ़े थे, उसमें गलत सवाल पढ़ लिया है ना, इसलिए हम गलत सवाल बता दे रहे हैं। इसका अध्ययन हम नहीं किया है अभी तक। तो दोस्तों 92 का हो जाएगा D नंबर। पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है, उसका जो है वो है करंज, महुआ, जेट्रोफा अरंडी। महुआ का प्रयोग दोस्तों बायोडीजल के रूप में किया जाता है, वाह, तब तो दोनों का मिस हो जाएगा दोस्तों, गजब है। ऑप्शन D हो जाएगा। करंज, महुआ, जेट्रोफा अरंडी सभी उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है। HUAN किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है, यह मणिपुर में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, पढ़ लीजिएगा इसको।
एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्या क्या है? बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल हैं जी। सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती है जी। प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाले हैं जी। अगर प्रतिस्पर्धा रहेगा, कंपटीशन रहेगा तो दोस्तों सब बराबर काम करेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अकेला आदमी रहेगा तो मनमानी करेगा, कंपटीशन रहेगा तो लिमिट में उड़ेगा। जानते हैं दोस्तों आप लोग, जैसे जियो अभी उड़ रहा है हवा में, टक्कर देने वाला कोई नहीं है। एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है? एज ऑफ टाइम हमको लगता है कल्पना चावला का होगा दोस्तों। कहाँ भाग गया? यार ये दोस्तों एज ऑफ टाइम जो है यह कल्पना चावला का है। कल्पना चावला ऑप्शन नंबर बी में देख लीजिएगा। जानते हैं ये अमेरिका की तरफ से अंतरिक्ष में गई थी, आप लोग जानते होंगे। चलिए के बारे में पढ़ लीजिएगा। हरियाणा की थी। अधिकतर जो लड़की नाम कर रही है विदेश में, मतलब भारत का नाम कर रही है, वो हरियाणा की ही हो रही है दोस्तों। हरियाणा की छोड़ी एकदम बहुत दबंग। किस वस्तु को बल व त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है? तो बल और त्वरण का सिद्धांत द्वितीय गति नियम से दोस्तों। ये बराबर ए में पढ़ लीजिएगा। न्यूटन गति नियम 3 तो गति नियम है, जानते हैं आप लोग। अगला दोस्तों क्वेश्चन 97 नंबर। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार के कैमूर जिले में जो दोस्तों दुर्गावती जलप्रपात स्थित है दोस्तों। एलिसिस को पढ़ लीजिएगा रोक करके। आते हैं अब इधर। कहाँ चल गया क्वेश्चन? यहाँ जो है वर्क टाइम डिस्टेंस नहीं, वर्क वाला जो है टंकी कार्य, टंकी जो होता है टंकी भरने वाला जो क्वेश्चन सब होता है, सिस्टर पाइप एंड सिस्टर, उसका क्वेश्चन है दोस्तों। एक नज़र में आप लोग देख लीजिए कैसे क्या क्वेश्चन है और क्या कैसे इसका सॉल्यूशन है, देख लीजिए दोस्तों आप लोग। दवाओं की आयात एवं नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षणों का निर्माण नियंत्रक रखना किसका मुख्य कार्य है? तो दवाओं पर नियंत्रण रखना भारत की एक संस्था है जिसका नाम है CDSCO। CDSCO जो है दवाओं के आयात निर्यात विक्रय क्लिनिक परीक्षण इत्यादि से संबंधित काम करती है। CDSCO दोस्तों, इसके बारे में आप यहाँ डिटेल पढ़ लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? रेलवे जो है सार्वजनिक क्षेत्र है, पब्लिक सेक्टर है। रिलायंस इंडस्ट्री जानते हैं प्राइवेट है, जिसको प्राइवेट है हिंदुस्तान यूनिलीवर ही प्राइवेट है। तो इस तरह से हम इसको पढ़ने का प्रयास किए। आप इसका एनालिसिस पढ़ लीजिएगा। इस समाप्त होता है दोस्तों। अंतिम पासवर्ड आपको हम बताते हैं, देख लीजिए। आज का अंतिम पासवर्ड है 7900। इससे पहले आप देखे होंगे पासवर्ड, अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो उसको डाल के अंतिम में 780 डालिएगा, सॉरी 7900 तो आपका PDF खुल जाएगा। PDF टेलीग्राम में मिलेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए इसको ही समाप्त करते हैं। और इतना मेहनत किए हैं सब तबीयत खराब होने के बाद भी, तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।